हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुके हैं आप लोग के लिए शादी पनिशमेंट का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। समायरा की रात भर की नींद इसी तरह से उड़ी हुई थी। बस वो अपनी आंखें बंद की हुई थी क्योंकि इस वक्त उसे डर लग रहा था कि अगर वो अपनी आंखें खोले तो कहीं अंश उसे दोबारा से ना देख लें। और साथ ही अंश का भी कुछ यही हाल था। उन्हें तो मन ही नहीं कर रहा था आज अपनी आंखें बंद करने का। वो लगातार समायरा को इसी तरह अपनी पलकें झपकाता हुआ देख रहे थे, किस तरह से वो जबरदस्ती सोने का नाटक कर रही है। और इसी तरह से सुबह हो चुकी थी। समायरा जो जैसे ही अभी चेक करती है कि आसपास उसके इस वक्त कोई है या नहीं। जैसे उसने अपनी आंखें खोली थी, उसके शरीर पर अब अंश का पैर नहीं था, जिससे उसे बहुत ही रिलीफ मिल रहा था। जैसे उसने अपनी करवट को एक तरफ बदला था, उस तरफ कोई नहीं था, लेकिन जैसे वो दूसरी तरफ देखने वाली होती है, उसकी शक्ल पर 12 बजना शुरू हो गए थे और साथ ही उसका चेहरा ब्लश करना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे को इस तरह लाल होता हुआ देख कर अंश उसको हल्का सा टीज करते हुए कहते हैं, क्या बात है, सुबह सुबह बहुत शर्म आ रही है। समारा जो अपने चेहरे को गुस्से में दूसरी तरफ जैसे ही मोड़ी थी, अंशु अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, थोड़ा सोच समझ कर। तुम्हारे वर्ड से ज़्यादा मुझे तुम्हारे एक्शंस परेशान कर रहे हैं इस वक्त। समारा जैसे ही सुनी थी, उसे समझ में आ गया था कि अंश को इस तरह इग्नोर करना अंश को गुस्सा दिला सकता है, जिससे वो ज़बरदस्ती अंश की तरफ देख कर स्माइल पास करते हुए कहती है, गुड 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 मॉर्निंग। उसकी आवाज़ में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन अंश को इस वक्त इस बात की खुशी थी कि चलो ये लड़की समझ तो रही है उन्हें। अंश उसको धीरे से अभी कडल करने वाले होते, लेकिन समारा जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने ब्लैंकेट के अंदर डाल करके चेस्ट पर लगा ली थी, ताकि अंश का हाथ कहीं इधर उधर टच ना हो जाए। लेकिन तभी अंश उसको अपनी आंखें छोटी करते हुए स्माइल करके घूरे जा रहे थे, जैसे वो चाह रहे हो कि समारा खुद से अपना हाथ हटा ले, वरना अंश को जबरदस्ती करनी पड़ेगी। समारा जो उनके इशारों को समझते हुए बहुत ही मुश्किल से अपने हाथों को अब बेड पर रख चुकी थी, और जैसे ही अंश का हाथ उसके चेस्ट पर पड़ा था, समारा दोनों अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर भींच ली थी और उसकी आंखें धीरे धीरे दोबारा से बंद होने लगी थी। अंश उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग। समारा काफी तेज तेज सांस ले रही थी, जिससे अंश जो उसके दिल पर धीरे से अपने हाथों को रखते हुए कहते हैं, आराम से। क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से मेरी भी हार्ट बीट बढ़ जाए? समायरा को इस वक्त बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, जिस तरह से वो चुपचाप बस सोई हुई थी। ऐसा लग रहा था अंश उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो धीरे से कहती है, मैं कुछ पहन लूं प्लीज। उसने बहुत ही रिक्वेस्टिंग भरी टोन में ये बोला था, और साथ ही उसकी आवाज़ बहुत ही धीरे थी, लेकिन अंश उसके बावजूद भी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं, तुम ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम्हें अच्छा तो लगता हूँ ना मैं? इस तरह सुबह सुबह अंश के मुंह से ये सवाल सुनकर समारा जो घबराते हुए खुद से कहती है, ये क्यों ऐसे पूछ रहे? क्या दोबारा कुछ करने वाले? मैं क्या बोलूँ? उसको इस तरह से परेशान देख करके अंश उसके चेहरे की तरफ घूरते हुए कहते हैं, मैडम आपसे ही पूछ रहा, अच्छा लगता हूँ ना मैं तुम्हें? जिस तरह से वो उससे पूछ रहे थे, साथ ही उनका हाथ जो कि उसके कमर पर था, और वो धीरे धीरे उसके कमर को अपने हाथों से पिंच कर रहे थे। समायरा के मुंह से अंश के इस रिएक्शन से थोड़ी आह निकलना शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने चेहरे पर स्माइल को बरकरार रखते हुए काफी डरते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हैं। जैसे ही अंश ने सुना था, वो समायरा के डर को महसूस करते हुए अपने चेहरे को ले जाकर के उसके चेस्ट पर जैसे ही रखे थे, समायरा को उससे बहुत ही अजीब महसूस होने लगा था। अंजू धीरे से उसके चेस्ट पर अपने होठों को ले जाकर किस करते हुए कहते हैं, और कोई और तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना मेरे अलावा? समायरा ये सुनते ही जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम हिलाने लगी थी, और अब जाकर के फाइनली अंश को थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिली थी। वो उसके फोरहेड पर धीरे से अपने होठों को रखकर उसे किस करते हुए कहते हैं, चलो एक खून होने से बचा लिया तुमने। अंश ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटा करके जैसे अभी खड़े हुए थे, समारा की नज़र उसी तरफ घूम गई थी, और इस वक्त अंश की पीठ ही समारा को नजर आ रही थी। साथ ही अंश का टॉवल भी हल्का सा नीचे हो गया था, जिसे वो भी अच्छे से रैप करते, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि समारा उन्हीं की तरफ देख रही है, और अंश अपने टॉवल की तरफ एक बार देखते और एक बार समायरा की तरफ, जो कि इस वक्त उनके नॉट से खुल चुका था। समायरा की आंखों को इस तरह खुद पर गड़ा हुआ पाकर वो धीरे से आगे करते हुए पूछते हैं, कुछ देखना है? समायरा ने जैसे ही सुना था, वो जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए खुद से कहती है, कितने बेशर्म है,
जी। वही अंश जो हंसते हुए अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कपड़े लेकर के वॉशरूम की तरफ निकल गए थे। जैसे ही समारा को अंदाजा हुआ था कि फाइनली अब वो कमरे में अकेली हो चुकी है, वो जल्दी से उठती है और उठकर अपने चेस्ट पर प्रॉपरली ब्लैंकेट को कवर कर लेती है। आसपास उसे कहीं उसका टॉवल दिख नहीं रहा था। वहीं वो आसपास अपनी नज़र को फेरती और फिर अपने बालों को अपने हाथों से अपने पीछे लगाते हुए कहती है, अब क्या करूँगी मैं इनके साथ? यहाँ पर तो मम्मी जी भी नहीं है मुझे बचाने के लिए। कहाँ फंस गई हूँ मैं? क्यों नहीं अच्छा समझ बैठी थी? मैं ही बेवकूफ़ हूँ ना। और मुझे इस तरह उनको देखना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, वरना उन्हें लगेगा कि मैं भी इसी तरह की बेशर्म लड़की हूँ। इसी तरह से वो अपने आप से 10 से 15 मिनट बातें करती रह जाती है और फिर उसे याद आया था कि उसे जल्दी से टॉवल ले लेना चाहिए वरना अंश आ जाएंगे। जैसे वो अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटा करके टॉवल ढूंढते हुए अपने एक हाथ को अपने चेस्ट पर रखी हुई थी और जल्दी जल्दी इधर उधर टॉवल को ढूंढ ही रही थी कि तभी दरवाज़ा अचानक से खुल गया था और समायरा की धकधकी अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। वो जैसे ही भाग कर अभी ब्लैंकेट तक पहुंच पाती तब तक अंश जो अपने गले को हल्का सा क्लियर करते हुए पीछे दीवार से टिकते हुए कहते हैं, अब तो सब देख ही लिया, छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन समारा जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ते हुए अपने आप को पूरी तरह से उसमें ढक ली थी और इस वक्त वो किसी पेंगुइन की तरह लग रही थी। चेहरा बिल्कुल छोटा सा और जिस तरह उसने पूरे शरीर पर अपने ब्लैंकेट के कुछ फोल्ड्स को डाल लिया था, उसका शरीर जो काफ़ी टेडी बियर जैसा लग रहा था और वो उसी तरह से कूदते हुए इधर उधर अपने टॉवल को ढूंढ रही थी। आज जो चेयर के पास रखे एक टॉवल की तरफ उसे इशारा करते हुए कहते हैं, इसे ढूंढ रही हो? समायन जैसे ही उस तरफ देखा था कि वहाँ एक टॉवल पड़ा हुआ है, जल्दी से वो अपने ब्लैंकेट को पकड़ते हुए उसी की तरफ कूदते आगे बढ़ना शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही अभी वो टॉवल तक पहुँच पाती अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के पास, अंश उस टॉवल को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, लो। समारा को लगा था कि अंश बहुत ही ईजिली उसे टॉवल देने वाले, लेकिन शायद अंश का कुछ ऐसा इरादा था नहीं। जैसे ही वो टॉवल लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाई थी और अपना शरीर हल्का सा झुकाई थी, अंश ने झटके से ही टॉवल को पीछे की तरफ कर दिया था, जिससे समारा का बैलेंस खोने लगता है और वो जाकर के धड़ाम से नीचे की तरफ जैसे ही गिरते तब तक अंश ने अपने हाथ को नीचे की तरफ लगा दिया था और वो काफ़ी बुरी तरह से एक एंगल में जाकर के अंश के हाथों टंग गई थी। अंश उसको प्रॉपरली खड़ा करते हुए कहते हैं, टॉवल चाहिए? समारा जल्दी जल्दी टॉवल की तरफ ही देखते हुए अपनी नज़र को अंश की तरफ एक बार करती है और फिर से अपनी नज़र को झुकाते हुए धीरे से कहती है, हाँ वो मुझे नहाने जाना है। अंश टॉवल को दोबारा से अपने हाथ में लेकर समारा की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कहते हैं, वैसे टॉवल की क्या ज़रूरत है नहाने में? नहाने में तो पानी की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक बात रही बॉडी वॉश, शैम्पू, तो मैं हर चीज़ अंदर मिल जाएगा। टॉवल तो नहाने के बाद यूज़ होता है। समारा धीरे से कहती है, वो छोड़िए, मुझे बाथरूम में जाने के लिए चाहिए होगा ना, कुछ पहना नहीं है। तभी अंश जानबूझ करके हल्का सा उसकी तरफ झुकते हुए पूछते हैं, क्या 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 नहीं किया तुमने? समारा जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी अंश की इन सारी हरकतों से, और वो झुंझलाते हुए कहती है, मैंने कुछ पहना नहीं है। अंश को यह सुनकर न जाने क्या मज़ा आ रहा था, जिससे वो दोबारा से उससे यही सवाल करते हैं, I didn't hear you. क्या क्या कह रही थी तुम? समारा जो टॉवल की तरफ देखती है और रोंदू सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्यों परेशान कर रहे हैं? दे दीजिए ना टॉवल, आपके हिसाब से ही तो सारे काम कर रही हो ना। जैसे अंश ने यह सुना था, वो टॉवल को एक तरफ फेंकते हुए कहते हैं, तो ठीक है फिर, ब्लैंकेट हटाओ और ऐसे ही जाओ। समारा ये सुन करके अपनी आंखें उससे जितना हो पाए थे उतना बड़ा करते हुए अंश की तरफ घूरते हुए कहती है, क्या? अभी भी उसकी आंखों में डर था अंश के लिए, लेकिन जिस तरह से अंश ने बातें की थी, ऑब्वियसली समारा का इस तरह अंश को देखना बनता था। अंश उसके ब्लैंकेट के एक छोर को पकड़ते हुए कहते हैं, आई थिंक आई शुड हेल्प यू, निकाल दूँ इसे। जैसे ही वो समारा को उस ब्लैंकेट से हटाने वाले होते हैं और उसके शरीर से वो ब्लैंकेट अलग हो पाता है, समारा जल्दी से ब्लैंकेट को पकड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरा आखिरी सहारा है ये, इसके अलावा फिर मेरे पास कुछ बचेगा नहीं ना, आप रहने दीजिए, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी बाथरूम। लेकिन अंश बाथरूम के ठीक सामने इस वक्त खड़े थे और उसका रास्ता रोकते हुए कहते हैं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, ब्लैंकेट गंदा हो जाएगा बेबी।
समारा जो परेशान होकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं धुल दूंगी, हटिए। लेकिन अंशु उसको जोर से गले लगाते हुए कहते हैं, माय पेंगुइन, क्या चाहती है, मैं ज़बरदस्ती निकालूं? समारा ये सुन करके अपने आप को अंश के बाहों से छुड़ाते हुए कहती है, नहीं, वो मैं वो क्या क्या चाहते क्या हैं आप मुझसे? गलती से बोल दिया था कल, आइंदा से नहीं लूंगी उनका नाम। जैसे अंश ने यह सुना था, उन्हें दोबारा से सम्राट की याद आ गई थी, जिससे वो उसके ब्लैंकेट को जोर से पकड़कर उससे शरीर से अलग करते हुए कहते हैं, क्यों उसके बारे में बार बार सोच रही हो? तो समायरा जो अंश को गुस्सा करते हुए देखकर कहती है, मैं नहीं कुछ सोच रही, मैं तो आपके गुस्से के बारे में बोल रही थी। आप तंग कर रहे हैं मुझे। अब ब्लैंकेट का सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट समारा के शरीर पर बचा हुआ था, जो उसे ढक पा रहा था अंश से। और जिस तरह से समारा की बातें खत्म हुई थी, अंश धीरे से कहते हैं, गुस्सा कर रहा हूं मैं? इसे गुस्सा कहती हो तुम पर तो कभी गुस्सा कर नहीं सकता मैं, वरना अगर तुम मेरा गुस्सा देख लो ना, मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं होगी। समारा ये सुन करके बस शांत रह जाती है। इसका कोई जवाब वो दे नहीं पाती। जिस तरह से जयचंद्र मल्होत्रा ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से अंश ने बेरुखी से और बहुत ही बेरहमी से शेखर को मारा है, इस बात में समारा को भी सच्चाई नजर आ रही थी। वो धीरे से झुकाते हुए अपने चेहरे को कहती है, गुस्सा नहीं कर रहे तो फिर इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? उसके चेहरे को अंश धीरे से अपने हाथों से उठाकर कहते हैं, याद दिला रहा हूं तुम्हें कि तुम सिर्फ मेरी हो। समायरा जो कि इस वक्त अंश के चेहरे को अपने चेस्ट की तरफ झुका हुआ देख रही थी, और साथ ही इस वक्त उनकी नज़र उस बचे कुचे ब्लैंकेट के पार्ट पर थी, जिसे अंश अपने हाथों से धीरे धीरे उसके शरीर से अलग करते हुए कहते हैं, मतलब मुझे तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, तुम ऐसे ही रहो। समायरा ये सुन करके अपने पसीने को धीरे से अपने हाथों से पोंछते हुए कहती है, कि क्या बोल रहे हैं? उसे लगा था कि अंश शायद मजाक कर रहे हैं इस वक्त। ये कोई बात कैसे हो सकती है? कोई भला उसे इस तरह रहने के लिए कैसे कह सकता है? और फिर समायरा को एक अच्छा बहाना मिलता है और वो धीरे से कहती है, यहाँ पर तो और भी लोग हैं ना, वो आपकी दो किताबें। अंश कहते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, इस वक्त वो तीनों की तीनों अपने घर गए हुए, मैंने भेज दिया उन्हें। समायरा ये सुन करके और ज़्यादा गर्मी महसूस कर पा रही थी अपने शरीर पर, और वो धीरे धीरे अपने हाथों से ही अपने चेहरे को हवा करना शुरू कर देती है, क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ कर नहीं पा रही थी अभी। और अभी वो उसकी आंखें इधर उधर घूम ही रही थी कि तभी अंश उसके शरीर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहते हैं, मेरे जान को गर्मी लग रही है। समायरा जो जैसे अपने ब्लैंकेट को अंश को इस तरह खींचता पाती है, वो उनके पैर पे ऑलमोस्ट अपने हाथ को रखने वाली थी, लेकिन तब तक अंश जो कि ब्लैंकेट को एक साइड में करते और समायरा को अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, चलो तुम्हें कोल्ड शावर देता हूँ। समायरा जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम हिलाकर अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, मुझे गर्मी हो रही है। अंशु कहते हैं, इसीलिए तो कोल्ड शावर देना है ना। और ये बोलकर वो उसको ले आकर के शावर के नीचे खड़ा कर दिए थे। समायरा के शरीर पर अभी भी पसीने की बूंदें आ रही थी, और अंश उसको इस तरह से अपने हाथों से धीरे धीरे टच कर रहे थे कि समायरा की शरीर की टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। अब अचानक से तो वो कोल्ड शावर से देना शुरू नहीं करते, जिससे वो धीरे धीरे समायरा के शरीर को अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, काम डाउन बच्चा, क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं पहली बार तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ? समायरा जो डरते हुए कहती है, आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? अंशु धीरे से उसको सीने से लगाते हुए कहते हैं, सेटिस्फैक्शन। वो अपने कांपते हुए होठों से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मुझे कपड़ों के बिना नहीं रहना हो प्लीज। अंश उसको इस तरह से रोता पाकर के धीरे से कहते हैं, तुम शावर लो, मैं आता हूँ। मैं बाहर तुम्हारे कपड़ों की अरेंजमेंट करता हूँ। जैसी समायरा ने यह सुना था, उसे बहुत रिलीफ मिला था, और फिर वो जल्दी से अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करने लगी थी, ताकि कम से कम पार्ट अंश को नजर आ पाए। अंश उसकी ऐसी हरकतों को देखकर स्मार्ट करते हुए वहां से निकल गए थे। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ था, समायरा के दिल को धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो गया था, और वो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम मुझे कपड़े तो मिलेंगे।
कैसे अजीब इंसान मिल गए मुझे। ये मुझे हर्ट करना चाह रहे हैं या फिर क्या इनको ये सब देखकर मज़ा आता है? जो भी है बहुत बेशर्म है। जैसे ही समायरा खुशी खुशी टॉवल रैप किए हुए बाहर की तरफ निकली थी कि उसे कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, उसके ठीक सामने वाकई एक कपड़ा रखा हुआ था। यह स्ट्रॉबेरी रेड कलर का कपड़ा था जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। समायरा जिसे देख करके हल्का सा स्माइल तो की थी, लेकिन जब वो जाकर के पास से उसे देखी थी, आसपास के जगहों पर इस वक्त रेड रोजेस के साथ वो कपड़ा उसके लिए रखा गया था। और जैसे ही उस कपड़े पर समायरा की नज़र प्रॉपरली पड़ती है, वो अपना सर खुजलाते हुए कहती है, ये कपड़ा है, इसे मच्छरदानी नहीं कहते क्या? अंशु इस वक्त आराम से काउच पर बैठे हुए इस वक्त किसी के साथ टेक्स्ट कर रहे थे और समायरा की बात को सुनकर वो अपने फ़ोन को अपने चेहरे से साइड करते हुए कहते हैं, क्या? समायरा जैसे ही अंश को यहाँ पर मौजूद पाती है, वो जल्दी से अपने टॉवल को कस के रैप करते हुए कहती है, आपने कहा था कब कपड़ा मिलेगा मुझे? अंशु बेड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो कपड़ा ही तो है। समायरा जो कि ज़बरदस्ती का स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, ये कपड़ा है। अंश बिल्कुल उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ कपड़ा है। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, अगर तुम उसे नहीं पहनती हो तो फिर मैं वो भी फेंकवा दूंगा। समायरा जैसे ही सुनी थी, वो अपना मुंह खोलते हुए कहती है, हाँ और फिर? दूसरा कपड़ा मिलेगा मुझे? ये सुनकर अंश उस पर हंसते हुए कहते हैं, नहीं, फिर तुम्हें वो मच्छरदानी भी नहीं मिलेगी पहनने के लिए, ऐसे ही घूमना। विरांशु कोर्ट के बारे में सोचते सोचते इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर कोई आकर के काफ़ी जल्दी जल्दी नॉक कर रहा था। वो समझ गए थे कि बाहर कौन हो सकता है। वो आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, आ रहा हूँ चौधरी जी, क्या हो गया? दरवाज़ा खोलते ही यहाँ पर उनके चौधरी अंकल खड़े थे, जिसके हाथ में इस वक्त फ़ोन था और वो फ़ोन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मल्होत्रा परिवार से आपसे कोई बात करना चाहता है विरांशु साहब। विरांशु ये सुनकर कहते हैं, क्या मजाक कर रहे हैं आप? क्या अंश मल्होत्रा? कि तब ये फ़ोन जो कि स्पीकर पर था और उससे आवाज़ आती है, उसके पास इतना टाइम नहीं है जो वो तुमसे बात करेगा, और वैसे भी बात कम मारता ज़्यादा है वो। विरांशु जो कि बहुत ही एटीट्यूड में फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, क्यों, तो उसका चमचा है क्या जो उसके बारे में इतनी तारीफ़ कर रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, दोस्त समझ करके तुझे इत्तला कर रहा हूँ। या तो यहाँ वाकई अपनी जान प्यारी है तो या तो तू दुबई रवाना हो जा, या तो फिर मेरे साथ मिल जा। इस प्रपोजल को सुनकर विरांशु आकर के अपने सोफा पर बैठते हुए पूछते हैं, और ऐसा क्यों करूँ मैं, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, फ़ायदा तो बहुत है, और सच कहूँ तो नुकसान कुछ भी नहीं। तुम्हें चाहिए कि नायरा और अंश अलग हो जाएं। यह सुनकर विरांशु हंसते हुए कहता है, कौन नायरा? मेरा किसी नायरा वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपनी, वैसे तुम्हें मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम भी तो मल्होत्रा परिवार से हो ना। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। फ़ोन रखो और आइंदा से इधर कॉल मत करना। तभी दूसरी तरफ से काफ़ी गुस्से भरी आवाज़ आती है, फिर तो तुम अपनी बहन को भूल ही जाओ, मिस्टर विरांशु ओबेरॉय। जैसे विरांशु ने अपना पूरा नाम सुना था और साथ ही अपनी बहन का जिक्र, वो काफ़ी क्यूरियस होकर पूछता है, हो कौन तुम, और मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वैसे जब बात हो दुश्मनी की तो मैं लोगों के बारे में छानबीन करते रहता हूँ, और जिस इंसान से तुम्हारी दुश्मनी है उस इंसान से मेरी बचपन की दुश्मनी है। देखा जाए तो एक इंसान के दो दुश्मन, आपस में दोस्ती हमें कर ही लेनी चाहिए। मुझे भी अंश से कोई लगाव नहीं है, उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी विरांशु जो कहता है, मैं कोई माफिया नहीं हूँ जो उसे मारते फिरूंगा। मुझे लीगली मेरी बहन उससे अलग चाहिए, और इसी के लिए मैं कोर्ट में बात कर चुका हूँ। बहुत जल्द केस भी शुरू हो जाएगा। ये सम्राट मल्होत्रा थे जो कि इस वक्त विरांशु से बात कर रहे थे, और विरांशु की इस बात को सुनकर वो कहते हैं, तुम मुझे आकर के मिलो मेरे मेंशन में। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो तुमसे बात करना चाह रहे हैं, और ये तुमसे मुलाकात करके तुम्हें अच्छी तरह से अंश मल्होत्रा के बारे में वाकिफ कराएंगे। ऐसे लोगों का केस नहीं चलता कोर्ट में, क्योंकि कानून
उसके मुट्ठी में है। ऐसे वाले लोगों के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। कैलाश रायचंद और अंश मल्होत्रा दोनों ही पावरफुल नाम हैं और उसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं। जितने स्ट्रांग लोगों से उसकी जान पहचान और उठना बैठना है, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे उसका, और हमारे बिना तो कुछ भी नहीं। बेहतर होगा कि हमसे आकर के मिल लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। और ये बोल कर कि सम्राट ने फ़ोन कट कर दिया था। दूसरी तरफ जयचंद्र जो कि सम्राट से कहते हैं, क्या लगता है आपको, वीरांशु सच में चाहता है अंश मल्होत्रा को बर्बाद करना, या फिर बस अपनी बहन को लेकर के यहाँ से दफा हो जाएगा? सम्राट हंसते हुए कहता है, वैसे तो बेचारा बहुत सीधा साधा भोला भाला सा बच्चा है, लेकिन अगर हम इसे खूंखार बनाए तो बन सकता है, क्योंकि किसी भी हालत में अंश उस समायरा को छोड़ेगा नहीं जिस पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए था। और जहाँ तक बात रही वीरांशु की, वो अपनी बहन को लिए बिना यहाँ से जाएगा नहीं। उसकी नज़र में अंश विलन है, हम उसका काम और आसान करेंगे बस। और उसके बाद अंश और समायरा को अलग करने में आप, मैं और वो वीरांशु ओबेरॉय तीनों मिल चुके होंगे। और वैसे भी हर मजबूत इंसान के पीछे कोई ना कोई कमज़ोरी तो होती है, और उसकी कमज़ोरी के बारे में तो मैं अच्छे से जानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ पुणे के मेंशन में समायरा, जो कि अभी भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके सामने की तरफ ही देखे जा रही थी, उसके सामने जो कपड़ा रखा हुआ था वो एक लॉन्ड्री था, और समायरा को इस तरह के कपड़े देखने तक की आदत नहीं थी। उसे नहीं पता था कि इस तरह के भी कपड़े एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। समायरा जो मुंह बना करके उस कपड़े को उठाती है और फिर उसे जैसे ही अपने हाथों में उठाई थी वो धीरे से कहती है, इतना हल्का कपड़ा। आज जो अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, 4 minutes 32 seconds is left। समायरा ने जैसे ही आवाज़ सुनी थी वो भागते हुए अब ड्रेसिंग रूम की तरफ निकल जाती है, और वहीं अंशो समायरा को ऐसे भागता हुआ देख करके अंश को थोड़ी हंसी आ रही थी उस पर, लेकिन जैसे अभी समायरा ड्रेसिंग रूम के अंदर गई थी उनका चेहरा बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाता है, और वो काफ़ी झटके से खड़े होकर के अपने फ़ोन पे किसी का कॉल आता देख करके उसे उठा लिए थे। बालकनी साइड एरिया में जाते हुए बात करना शुरू करते हैं। ये क्रिश का कॉल था, जो कि इस वक्त तुषार के साथ बैठे लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा था, और वीरांशु की एक एक डिटेल्स वो अंश को बताना शुरू कर देता है। उसके ठीक सामने इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर भी बैठे हुए थे, जिसने इन सारे केस को लेकर के इन्वेस्टिगेशन की थी, और वो भी पूरी तरह से अंश को एक एक डिटेल्स बताते हैं कि किस तरह से कैलाश रायचंद और जयचंद्र मल्होत्रा की लड़ाई के बीच दानिश ओबेरॉय और श्रद्धा ओबेरॉय की मौत हो गई। उस वक्त ओबेरॉय खानदान जो कि काफ़ी हद तक ऊंचाइयों को छू रहा था, जिससे कहीं ना कहीं जयचंद्र मल्होत्रा को जेलसी थी, लेकिन जयचंद्र का असली मकसद सिर्फ दानिश ओबेरॉय या फिर श्रद्धा ओबेरॉय को मारना नहीं, बल्कि कैलाश रायचंद को बर्बाद करना था। सारी बातों को सुनने के बाद अंशु थोड़ी देर का पॉज लेते हैं और अपने सामने लगे रेलिंग पर जोर से अपने हाथ गड़ाते हुए कहते हैं, वीरांशु ओबेरॉय समायरा ओबेरॉय का भाई, इकलौता भाई। इसका पूरा टारगेट है कि ये मुझे समायरा से अलग कर दे। ये सुनकर क्रिश धीरे से कहता है, हाँ सर, मुझे लगता है इसी जिद के साथ वो कोर्ट में केस शुरू कर रहा है। अब पर तभी अंशु कहते हैं, कोई आइडिया है उसे कि ये जिद उससे क्या अंजाम देगी? उसकी ये जिद उसे बर्बाद कर सकती है, या शायद उसकी जान की दुश्मन बन सकती है। ये सुनते ही क्रिश हल्का डरते हुए कहता है, पर सर उसकी क्या गलती है, उसे क्यों मारना? जैसे ही अभी अंश ये सुने थे वो काफ़ी गुस्से में क्रिश से कहते हैं, क्यों, तुम्हारा भतीजा लगता है वो? बहुत फिक्र हो रही है उसकी? जैसे अंश के टोन क्रिश और तुषार दोनों सुने थे, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो तुरंत ही अपने सर को झुकाकर कहता है, मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया ना। क्रिश ने बस उसे इशारे में ही जाने के लिए कह दिया था। तुषार तुरंत ही फ़ोन को अपने हाथ में लेता और चीज़ों को हैंडल करते हुए कहता है, सर आप बताइए सर, क्या कमांड है हमारे लिए? अंशु गुस्से में अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, किसी भी हालत में शाम तक उसे मेरे सामने ले आकर बिठाओ, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये बात मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं होना चाहिए कि वो किससे मिलने के लिए आ रहा है, और ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। तुषार जब पूछता है, सर कौन सी जगह पर?
अंशु कहते हैं, कैफेटेरिया। एक काम करो, ब्लैक हॉर्स कैफेटेरिया में उसे लेकर आ, हम वहीं मुलाकात करेंगे। प्यार से समझता है तो समझे, वरना मारने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसे। अंशु फ़ोन रख करके दोबारा अपने रूम में वापस आ चुके थे और आराम से सोफ़ा पर बैठ करके किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। वैसे तो उन्हें नाश्ता करके अब ऑफिस के लिए निकलना था क्योंकि अब वक्त हो रहा था, लेकिन ये नज़र जो कि सामने की तरफ टिकी हुई थी जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे हों। तभी समारा ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन फिर दरवाज़ा खोलते ही वो खुद के बारे में सोचते और जल्दी से दरवाजे को दोबारा से बंद कर ली थी, जैसे वो कंफ्यूज हो गई हो कि उसे इस हालत में बाहर निकलना चाहिए या नहीं। और फिर उसने उसे टॉवल के अपने ऊपर ले लिया था और धीरे से उसे रैप करते हुए अब दोबारा से बाहर निकलने लगती है। इस वक्त धीरे धीरे कमरे से बाहर की तरफ आ रही थी और जैसे वो ड्रेसिंग रूम से बाहर की तरफ निकली थी, उसकी हालत को देखकर अंश को काफ़ी हंसी आ रही थी क्योंकि वो कार्टून बनी हुई थी। अंश कहाँ उसे हॉट बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और वही ये लड़की जो कि अंश की हर कोशिश पर पानी फेर दिया करती थी। पीछे अंश जो कि अपने काउच पर लीन होते हुए कहते हैं, ये क्या है? समारा ने इस वक्त खुद को कवर करने के लिए आगे की तरफ उस टॉवल को बांध रखा था। वो पूरा टॉवल जो कि समारा के शरीर के ऊपर से नीचे तक के पार्ट्स को कवर कर रहा था, यहाँ तक कि उसके पैर को भी, हाँ मगर पीछे से नहीं, जिससे समारा बस अंश को अपना फ्रंट साइड ही दिखाती है, पीछे साइड तो वो बिल्कुल भी नहीं घूम सकती थी। जैसे अंश अभी खड़े होते उसके करीब आने के लिए समारा उनको रोकते हुए कहती है, आपने जो कहा मैंने पहन लिया ना, अब प्लीज़ मुझे तंग मत करिएगा, आज पूरे दिन मैं ऐसे ही रहूँगी। और वो बार बार टॉवल के छोर को कभी लेफ्ट साइड से खींचती तो कभी राइट साइड से। उसने अपने गर्दन के पास उसे बांध रखा था और जिस तरह से वो पूरा टॉवल समारा को कवर कर रहा था, अंश को उस पर हंसी भी आ रही थी और साथ ही इस बेवकूफ़ी पर उनको प्यार भी। तभी अंश समारा से कहते हैं, वैसे फ्रंट साइड का तो ठीक है लेकिन बैक साइड से काफ़ी हॉट हो तुम। ये सुनते ही समारा जैसे ही अपने चेहरे को पीछे की तरफ मोड़ी थी, वो देखती है कि उसके ठीक पीछे तो इस वक्त बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। समारा जब अपने सर पर हाथ रखते हुए जल्दी से उस जगह से हटती है, जाकर के वार्डरोब से अपने आप को टेक लगा करके अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, एक तो इस कमरे में इतना ज़्यादा शीशा है। अंशु कहते हैं, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ पर भी शीशा ही है। वो पूरा वार्डरोब ही ब्लैक कलर के ग्लास से बना हुआ था, जिसमें रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छे से नजर आ जाती थी। समारा उस जगह से भी हटते हुए दीवार के पास जाकर छिपते हुए कहती है, आपको ऑफिस जाना होगा, आप जाइए। अंशु अपने दोनों हाथों को बैक रेस्ट पर टिकाते हुए कहते हैं, एक बार तो मैं देख लूँ अच्छे से, उसके बाद इस नज़ारे को अपने दिमाग में बैठा कर यहाँ से चला जाऊँगा, बट पहले मेरे सामने और इस टॉवल को हटाकर। समारा धीरे से कहती है, नहीं आऊँगी, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत छोटा कपड़ा है। अंशु अपने होठों पर अपनी दो उंगलियों को रखकर हंसते हुए कहते हैं, तुम छुपा क्या रही हो मुझसे, सब तो देख ही लिया मैंने। तभी समारा जी कहती है, हाँ तो क्या, आदिवासी बन जाऊं मैं, आप बुद्धू हैं क्या? मेरा मतलब है सॉरी, गुस्सा मत करिएगा। उसकी बातों को सुनकर अब अंश को उठना ही पड़ता है और वो इस तरह से समारा को अपने आप से छुपा हुआ नहीं देख सकते थे और समारा इस वक्त वार्डरोब के किनारे पर छुपी हुई थी और अंश को समारा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। जैसे अंश के कदमों की आवाज़ समारा तक पहुंचती है, वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से अपने दिल पर हाथ रखना शुरू कर दी थी और जल्दी से वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भागने का सोचती है क्योंकि वो उसके काफ़ी करीब था। अभी जैसे ही वो जाकर के वहाँ का हैंडल पकड़ कर घुमा पाती, उससे पहले अंश उसको पीछे से काफ़ी ज़ोर से अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, काफ़ी सेक्सी फिगर है आपकी। समारा जो तंग होते हुए, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसी बातें गंदी लगती है मुझे। अंश उसके कान के पास आकर झुकते हुए कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसी बातें होती हैं। समारा जो कि पूरे कॉन्फिडेंट लहजे में अपने चेहरे को ना मिलाती और साथ ही अपनी उंगलियों को भी उसी मोशन में ना मिलाकर बिना अंश की तरफ देखे हुए कहती है, ऐसा नहीं होता, मम्मी पापा के बीच में तो कभी ऐसी बातें नहीं सुनी मैंने, वो भी तो हस्बैंड वाइफ थे ना। तभी अंश रोज के क्यूटनेस को एंजॉय करते हुए उसके सर पर धीरे से अपने होठों को चूमते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चों के सामने तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करूँगा? उनके सामने तो हम भी जिम्मेदार कपल होंगे ना। समारा को न जाने क्या आइडिया आया था जिससे वो हल्का सा मुस्कुराती और फिर अंश से कहती है, हम बच्चा कर लेते हैं, मुझे बच्चा चाहिए,
समारा को लगा था शायद अंश के इस अजीबोगरीब ऑरा से उसका बच्चा उसे बचा लेगा और वह दिन भर अपने बच्चे के साथ रहेगी तो शायद अंश उसे परेशान नहीं कर पाएंगे। और शायद उसका ये आइडिया उसके दिमाग में थोड़ी देर के लिए जैसे ही घूम रहा था, उसे लगा था कि यह आइडिया सुनकर अंश उस पर नाराज होंगे या फिर इसके लिए मना कर देंगे। लेकिन अंश और ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं, बच्चा करना है, जानती हो बच्चा कैसे होता है। समारा जैसे ही अभी अपनी बातों को एक्सप्लेन करना शुरू करते अंश कहते हैं, बारिश, मौसम अच्छा होना चाहिए, उसके बाद कैंडल लाइट्स जलें, कमरे में अंधेरे हो और उसके बाद किस करके कपल एक साथ सो जाए। ऐसे हिसाब से तो तुम्हारे कई बच्चे हो जाने चाहिए थे अब तक। समारा जो अंश से अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, हाँ हो तो जाने चाहिए थे, शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। अंश कहते हैं, कोई बात नहीं, इस गड़बड़ी को भी जल्द दूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम अपनी इंग्लिश की बुक अच्छे से रीड करना। हाँ, तुम्हारे लिए यहाँ पर भी लाइब्रेरी में रखवा दिया मैंने, पूरे मेंशन में कोई नहीं है, सिर्फ तुम रहोगी। समारा जी कहती है, मैं अकेले? तभी अंश कहते हैं, मैं हूँ ना तुम्हें देखने के लिए, और अभी अपने कपड़े को चेंज मत करना, मेरा मन लगा रहेगा ऑफिस में तुम्हें इस तरह देखते हुए। समारा जी उनकी बातों को सुनकर पूछती है, आप मुझे कैसे वहाँ से देख लेंगे, मैं ऐसे ऑफिस थोड़ी ना जाऊँगी आपके साथ। अंश कहते हैं, तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब मन चाहे तब तुम्हें देख सकता हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो। और ये बोलकर धीरे धीरे उन्होंने उसके टॉवल को हटा दिया था। और जैसे ही टॉवल हटा था, समारा जो ज़ोर से चिल्लाते हुए ड्रेसिंग रूम के दरवाजे को काफ़ी ज़ोर से खोलती है और हैंडल खोल करके अंदर की तरफ भाग जाती है। दरवाजे को उसने बंद तक कर लिया था। तभी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और बिना तुम्हारे किसके नहीं जाऊँगा, चुपचाप से बाहर आ जाओ। समारा जो डरते हुए कहती है, पहले मेरा टॉवल दीजिए, उसके बाद। समारा को और ज़्यादा ना परेशान करते हुए अंश ने दरवाजे को धीरे से खोलकर टॉवल को अंदर की तरफ कर दिया था। समारा फिर से बिल्कुल इसी तरह अपने गर्दन पे टॉवल का एक छोर बांधती और उसे प्रॉपरली अपने आप को कवर करते हुए अंश के सामने आ गई थी। अंश जो आगे आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही अभी वो उसके पीछे होने वाले होते हैं, समारा जो जल्दी से खुद ही पीछे जाते हुए कहती है, आप पीछे नहीं देख सकते, आप आगे चलिए। इसी तरह से वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अंश फाइनली अब ऑफिस के लिए निकल गए थे। समारा को लग रहा था कि अंश ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, लेकिन अंश तो इस वक्त कैलाश रचन से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में इस विरांशु के मैटर को सॉल्व करना था। वो नहीं चाहते थे कि समारा को इस बारे में पता चले और कोई भी वजह मिल जाए समारा को उनसे दूर जाने की। वो उसके धीरे से उसके फोरहेड पर किस करके उसके बालों को सहला करके अब यहाँ से बाहर की तरफ निकल गए थे। समारा जो कि अब 3rd फ्लोर पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहुँच गई थी, जल्दी से जाकर अंदर बैठ जाती है। बैठते ही वो सबसे पहले तो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर की थी, क्योंकि उसे इस हालत में रहना खुद के सामने भी काफ़ी ज़्यादा अजीब महसूस करा रहा था।